हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग जीओसी के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट कवर कर रहे थे और इसमें भी हम लोगों ने स्पेशल केसेस ऑफ रेजोनेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ऑलरेडी मेसमरिक इफेक्ट डिस्कशन में रख चुके थे। देखे थे किस तरीके से जो ग्रुप है प्लस एम इफेक्ट दिखा सकते हैं, माइनस एम इफेक्ट दिखा सकते हैं, कैसे जो है इफेक्ट को कंसीडर किया जा सकता है डिफरेंट फ्रॉम द रेजोनेंस। थोड़ा सा स्लाइटली जो है डिफर कर रहा है, इसका जो नेचर है राइट, इसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन है। उसके अलावा और भी केसेस जनरेट होते हैं इसी में, जब हम लोग स्पेशल केसेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। एरोमेटिसिटी भी एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस भी होगा, जो कि लास्ट में हम लोग के डिस्कशन का पार्ट बनेगा। तो स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, इसी को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस में, दैट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस आप लिख सकते हो, क्रॉस रेजोनेंस और क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों टर्म्स एक ही चीज को बनाएंगे, मतलब रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन दोनों सिमिलर टर्म्स को ही जो है दिखाते हैं। ठीक है, तो अब केस आता है, देखो आप इस आइडिया को समझना कि अगर रेजोनेंस वाले पार्ट को कैटेगराइज करना चाहो कि कितने टाइप के रेजोनेंस है, नॉट बेस्ड ऑन द सिस्टम कि कहां रेजोनेंस अकर हो रहा है, किस टाइप से रेजोनेंस अकर हो रहा है राइट। सिस्टम को अगर हटा दिया जाए, सिस्टम से अब बेसिस पे ऑलरेडी हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कि कहां सिस्टम रेजोनेंस दिखा सकता है। लेकिन उसके अलावा हमारे सामने जो है तीन कैटेगरी निकल के आता है फॉर द रेजोनेंस के लिए। एक के केस में होता है नॉर्मल रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वर्ड यूज कर सकते हो, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और तीसरा हम लोग वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है, तो मेनली हम लोग का डिस्कशन जो जाना है वो क्रॉस रेजोनेंस पे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक डिफरेंसेस क्या है क्रॉस रेजोनेंस में, एक्सटेंडेड रेजोनेंस में और जो है नॉर्मल रेजोनेंस में। ठीक है, तभी आइडिया लग पाएगा कि हाँ किस तरीके से ये इफेक्ट डालेंगे। अगर नॉर्मल रेजोनेंस की बात करें तो बेसिकली दो सिस्टम है वहीं आपस में रेजोनेंस में, वहीं पे वो लिमिट कर दिया जा रहा है। तो इस अगर नॉर्मल रेजोनेंस को कंसीडर करना चाहो, जैसे आप कोई भी सिस्टम ले लो लाइक दिस, ठीक है, तो यहां पे केस क्या होगा कि आप इसको जो है इधर डिलोकलाइज कराओगे लाइक दिस, ये सिस्टम हुआ, आपने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, करेक्ट ना। तो यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब केस है कि जैसे कि ये फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, मतलब एक ही सिस्टम तक लिमिटेड है, सिस्टम ए सिस्टम बी ये आपस में लिमिटेड है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस में क्या बोला जाता है कि मोर देन वन कॉन्जुगेशन, इसमें सिंगल कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, मतलब बोल सकता हूं इसमें सिंगल कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, सिंगल कॉन्जुगेशन या सिंगल रेजोनेंस इज पॉसिबल, रेजोनेंस इज पॉसिबल। और हमेशा इस केस में क्या देखोगे आप कि आपको जो है 2RS मिल रहा है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है इस केस में। एक्सटेंडेड रेजोनेंस में क्या हो सकता है कि मोर देन सिंगल, मतलब हो सकता है रेजोनेंस इज पॉसिबल, हो सकता है कि जो है यहां पे सिंगल स्टेप में ही रेजोनेंस खत्म हो गया। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम कंसीडर किया जाए लाइक दिस, ऐसा, और ये हम लोग ऑलरेडी ऐसे सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो हम लोग ने फिनॉल में रेजोनेंस देखा हो या मेसमरिक इफेक्ट के अंदर जितने भी हम लोग रेजोनेंस वाले केसेस कंसीडर कर रहे थे वो वही है। तो यहां भी इसको बोला जा सकता है एक्सटेंडेड रेजोनेंस। मींस जो है आप इसको आप ड्रॉ करोगे तो कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, आपने इसको जो है ड्रॉ किया तो ये आपको मिला अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। फर्दर इसको आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से कुछ, फर्दर अगर आप ड्रॉ करते हो निगेटिव चार्ज तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे और भी एक्सटेंड कर सकते हो जो है, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं नॉर्मल रेजोनेंस वर्सेज एक्सटेंडेड रेजोनेंस। इस मोर देन वन रेजोनेंस इज पॉसिबल, मोर देन वन रेजोनेंस पॉसिबल मींस इसका मीनिंग समझना। वैसे तो सिंगल रेजोनेंस पॉसिबल वैसे कुछ जो है सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं देता है, प्लस सिंगल स्टेप रेजोनेंस इज पॉसिबल, सिंगल स्टेप रेजोनेंस, इसमें मोर देन वन स्टेप मैं बोल सकता हूं, इसमें सिंगल स्टेप लिखोगे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। मोर देन वन स्टेप या मोर देन वन रेजोनेंस इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं, मोर देन वन कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल या रेजोनेंस इज पॉसिबल इस केस में। ठीक है, तो जहां तक पॉसिबिलिटीज रहती है, जैसे यहीं पे अगर मैं डिस्कस करना चाहूं कि नॉर्मल और एक्सटेंडेड रेजोनेंस में
किसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, किस केस में जो है ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस काम करेगा, इस आइडिया को समझना। अब क्या है कि मैंने बोला कि जब भी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को जितना आप मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स करोगे, डीलोकलाइज करोगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तब केस क्या है कि मुझे ये सिंपली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं अगर फर्स्ट केस लेता हूं, सेकेंड केस लेता हूं, तो फर्स्ट और सेकेंड में, सेकेंड वाले केस में जो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जनरेट हुआ है वो जो है ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है ओवर द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर मान लो ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा शेयर किया जा रहा है, मोर डिस्पर्सन, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि अगर आप जो है 6 स्टूडेंट का, अगर एक आप सर्किल में रखे हो 6 स्टूडेंट को, और एक ही स्टूडेंट के अंदर पूरा लोड रख दिया आपने 6 बुक्स का, तो उसमें लोड, उस पार्टिकुलर सिस्टम में लोड ज्यादा होगा, मतलब एक तरीके से जो है उस पर वेट ज्यादा जाएगा। और उसी में मैंने क्या किया, जो सिंगल स्टूडेंट को ही एक जो है बुक्स सप्लाई कर दिया और उसके ऊपर बोला कि आप इसको रख के पकड़े रहो, तो इन दैट केस क्या होगा, सिस्टम स्टेबलाइज किया जाएगा। यही सेम फिनोमेना आकर होता है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस हो जाए उतना ही उसको स्टेबलाइजेशन मिलता है, यानी कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द केसेज में इन जनरल एक्सटेंडेड रेजोनेंस मोर इफेक्टिव होता है कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। इन जनरल मैं बोला, हो सकता है कि कई केसेज ऐसे आ जाए, मान लो आप ऑक्सीजन, यहाँ पे तो आपने कंपेयर कर लिया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज था, लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई सिस्टम आ जाता जहां पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता, फिर तो इन दैट केस एक्सटेंडेड रेजोनेंस का भी बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है ना। एक के केस में आप ऑक्सीजन पे निगेटिव दे दिए, एक में, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं इस वाले सिस्टम को समझना, ये वाला सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि आपने एक्सटेंडेड रेजोनेंस दिखा दिया लाइक दिस, अब इससे कंपेयर करना चाह रहे हो तब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी फेल कर जाएगा। इसलिए मैंने वर्ड एक बार यूज किया था, अगर याद हो आपको, मैंने बोला था क्वालिटी वर्सेज क्वांटिटी। क्वालिटी वर्सेज क्वांटिटी मींस किसी रेजोनेंस की क्वांटिटी कैसी है, मतलब कितने रेजोनेंस फॉर्म करके आ रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है, बट साथ साथ में उस रेजोनेंस जो बन के आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब किस तरीके का रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कितना कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे आपके पास सिंपल सा केस है कि अगर मान लो ये सिस्टम दोनों लुक्स लाइक अ सेम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, तो अगर कोई बोलता है कि किस केस में इसको स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, इस वाले केस में या इस वाले केस में, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि जहां पे रेजोनेंस ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, वहां पे स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। ज्यादा इसको निगेटिव चार्ज को शेयर करने वाले एटम है, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, इस पे भी निगेटिव चार्ज, यानी कि इसमें जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो ग्रेटर एक्सटेंट तक हो रहा है। तो मैं एटॉम्स में लिख सकता हूं क्या, इन जनरल, ये अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, इन जनरल एक्सटेंडेड रेजोनेंस, समझ में आ रहा है एक्सटेंडेड रेजोनेंस किसको बोल रहे हैं, मतलब हो सकता है ऐसे सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम एक्सटेंड तक रेजोनेंस जाए, मतलब ये देखो आप निगेटिव सिंगल डबल, ये सभी के सभी सिस्टम आपस में कंजुगेटेड है, मोर देन वन सिस्टम आर इन द कंजुगेशन, तब उसको हम लोग एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी बोल सकते हैं। ओनली सिंगल सिस्टम कंजुगेशन में तब उसको जो है हम लोग नॉर्मल रेजोनेंस बोलेंगे या नॉर्मल कंजुगेशन बोलेंगे। तो इन जनरल एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ऐसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, इसको मैं एग्जैक्ट मीनिंग लिखा देता हूं ताकि आपको समझ में भी आए। इन जनरल सिस्टम विथ, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, सिस्टम विथ एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज than system with normal resonance, मान लो एक में नॉर्मल रेजोनेंस अकर हो रहा है और एक में, ध्यान है कि दोनों जो है इक्वली अलाइक दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी में कार्बन हो, जो अब मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा, यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जांपल आप रख लो ताकि लुक्स लाइक अ सेम, इसमें भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, इसमें भी निगेटिव चार्ज, फिर इन दैट केस ये प्रिंसिपल लगा सकते हो क्या, इन जनरल सिस्टम विथ एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन द सिस्टम विद द नॉर्मल रेजोनेंस। भाई जितना जो है दुख बांटोगे दुख कम होगा, मॉलिक्यूल्स के केस में वही है, निगेटिव चार्ज इसके लिए दुख है, जितना इसका आप दुख बांटे उतना ही इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। क्लियर है ये बात? तो ये तो रहा जो है हम लोग बात किए नॉर्मल और एक्सटेंडेड रेजोनेंस का। अब ये क्रॉस कंजुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस क्या है, इसको थोड़ा सा जो हम लोग डिस्कशन में रखते हैं, तो बहुत सिंपल सा केस है। इसमें सिंपल सा केस क्या है, क्रॉस जो वर्ड आया, क्रॉस से ही समझ में आ जाता है कि होना क्या चाहिए रेजोनेंस में। समझ में इस बात को, मैं पहले डिफिनीशन दे देता हूं क्रॉस रेजोनेंस के, फिर इसके सिस्टम को समझते हैं, ठीक है।
A special case of resonance, a special case या special type of resonance, ठीक है, a special type of resonance in a molecule having 3 pi bond, ऐसे लिख सकते हो, पाई बॉन्ड ही कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग लोन पेयर को भी तो पाई बॉन्ड ही बोलेंगे ना। तो स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस इन अ मॉलिक्यूल हैविंग 3 पाई बॉन्ड्स लिख सकते हो, आउट ऑफ 3 पाई बॉन्ड, आउट ऑफ विच 2 are in resonance and out of which 2 are in resonance and one is excluded from resonance at that time। इसका मीनिंग क्या हुआ समझना है? तो क्या मैंने बोला, a special type of resonance in which in a molecule having 3 pi bond out of which 2 are in the resonance and one is excluded from the resonance at that time। जब दो के बीच में रेजोनेंस अकर हो रहा है तो तीसरा वहां से एक्सक्लूडेड है। सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे समझना आप बात को। इसको जैसे मैंने लिया CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ केस ले लिया, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ऐसा कुछ केस आप कंसीडर करना। अब इसकी कहानी क्या है, देखो ये आपस में कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं, और इस पाई बॉन्ड के साथ में ये भी कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, इसी वजह से इसको क्रॉस नाम दिया गया कि ये पाई बॉन्ड इस सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में लाइक दिस, और ये पाई बॉन्ड इस सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में, पाई डबल सिंगल डबल, लेकिन इधर जाओगे डबल सिंगल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इस क्या हुआ कि यहां पे तो रेजोनेंस अकर होगा, तो अगर यहां पे एट दैट टाइम अगर इसमें रेजोनेंस अकर हो रहा है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा रेजोनेंस से, ठीक है। अगर इसमें रेजोनेंस अकर हो रहा है, मान लो कि आप रेजोनेंस इसमें करा रहे हो, इस वाले सिस्टम में जो मैंने ड्रॉ किया है कि डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, इसमें अगर रेजोनेंस करा दोगे तो ये पाई बॉन्ड एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, नेम भी वहीं से आया, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन, ये वाला जो कॉन्जुगेशन आप देख रहे हो, ये वाला जो रेजोनेंस है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए इसको टर्म्स पढ़ा है क्रॉस रेजोनेंस या क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहां पे केस क्या है कि ये पाई बॉन्ड पाई सिंगल डबल ये आपस में कॉन्जुगेशन में, पाई सिंगल डबल ये आपस में कॉन्जुगेशन में। मतलब मेरे बोलने का मीनिंग ये हुआ, समझना आप बात को, कि ए बी इस तरीके से है सिस्टम ए बी। अब क्या देख पा रहे हो आप कि ए बी आपस में रेजोनेंस में, ये जो सिस्टम है आपस में रेजोनेंस में, बी और सी आपस में रेजोनेंस में है, लेकिन ए और सी के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं था। यहां पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस था, तो मैं क्या बोल सकता था कि निगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ठीक है, इसके साथ रेजोनेंस में तो है ही, इसके साथ में भी रेजोनेंस में, लेकिन यहां कुछ केस ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है कि ए और बी आपस में तो रेजोनेंस में है, जस्ट एज्यूम करो ये डबल बॉन्ड ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, तो ए और बी आपस में कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है, बी और सी आपस में रेजोनेंस में, लेकिन ए और सी के बीच में रेजोनेंस हम लोग नहीं देख पा रहे, नो रेजोनेंस, ठीक है। तो फिर इन दैट केस ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ऐसा अगर सिस्टम जनरेट होकर आ रहा है, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे कि यहां पे क्रॉस रेजोनेंस या क्रॉस कॉन्जुगेशन अकर हो रहा है। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोलूं, अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस इन अ मॉलिक्यूल हैविंग 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो लोन पेयर भी रहेगा तो उसको भी तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट किया जाएगा, तो 3 पाई बॉन्ड्स आप ले लो, आउट ऑफ विच 2 are in the resonance and 1 is excluded from the resonance। यानी बोलने का मीनिंग ये होगा, ये आप जो है इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि A और B आपस में रेजोनेंस में है, B एंड C आपस में रेजोनेंस में है, और यहां पे केस क्या हो गया कि A और C आपस में रेजोनेंस में नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे एग्जांपल मैं कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल कंसीडर किया जा सकता है। जैसे ये यहां पे देखना, ये केस कंसीडर करना, चलो पाई बॉन्ड वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉस क्यों बोला जा रहा है ये समझ में आ रहा है, देख लो, ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये डबल सिंगल इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन ये आपस में रेजोनेंस में नहीं है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है। तो यहां पे भी बोला जा सकता है कि दिस सिस्टम हैविंग
जो है क्रॉस कॉन्जुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है, आप चाहो तो इसका बना सकते हो, ऐसे बनाना चाहो तो पहले इसको आप इन्वॉल्व कराओगे रेजोनेंस में, इस वाले पाई बॉन्ड को, तो आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। सही है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अदरवाइज आप इसको अगर इन्वॉल्व कराते हो इस साइड से तो जो है आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रहा क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस। तो 3 केसेस बन के आते हैं, नॉर्मल, एक्सटेंडेड, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये जो है लोगों के दिमाग में बनता है कि क्रॉस, हम लोगों ने नॉर्मल और एक्सटेंडेड में तो कंपेयर कर लिया, इन जनरल क्या देखने को मिलेगा कि जो है एक्सटेंडेड रेजोनेंस का जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। भले क्राइटेरिया हम लोग एक मेंशन कर रहे हैं कि दोनों सिस्टम एक जैसे दिखने वाले हो, ऐसा ना हो कि जो है डिफरेंट हो जाए, दोनों अलाइक हो, तभी हम लोग इस पर्टिकुलर फैक्ट को मेंशन कर सकते हैं कि इन जनरल सिस्टम विद द एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन द सिस्टम विद द नॉर्मल रेजोनेंस। ठीक है, बट यहाँ के जो है क्वेश्चन दिमाग में निकल के आता है लोगों का कि अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात किया जाए या क्रॉस रेजोनेंस की बात किया जाए तो नॉर्मल और एक्सटेंडेड रेजोनेंस से कैसे ये डिफर करेगा, क्या जो है क्रॉस कॉन्जुगेशन इफेक्टिव होगा या नॉर्मल रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा, उस चीज को हम लोग जो है आगे डिस्कशन में रखते हैं कि किसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। इन दोनों में तो कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोल सकते हो आप इन जनरल जो है एक्सटेंडेड रेजोनेंस ही देखने को मिलेगा, और लगा भी सकते हो, बहुत ज्यादा आपको उलझाएगा नहीं उस प्रॉब्लम में, आपको जो है क्लियरली दिख जाएगा कि एक में एक्सटेंडेड रेजोनेंस है और एक में जो है आपका नॉर्मल रेजोनेंस है, तो आप जो है जस्ट एक्सटेंडेड रेजोनेंस को कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हो, बोल सकते हो कि इसमें रेजोनेंस फिनोमेना ग्रेटर एक्सटेंट तक हो रहा है कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। ठीक है, तो अब बात होती है कि क्रॉस रेजोनेंस को कैसे देखा जाएगा, क्रॉस रेजोनेंस में किस ऑर्डर पे आएगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा या एक्सटेंडेड से ज्यादा होगा, इसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप इसको जो है नोट डाउन कर लो पहले। तो हम लोग आगे देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ क्रॉस रेजोनेंस विथ नॉर्मल रेजोनेंस और एक्सटेंडेड रेजोनेंस से, या नॉर्मल रेजोनेंस ही आप कंसीडर करो, उससे ये इफेक्टिव कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। अब एक जो है मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल रखता हूं, समझना इस बात को। ठीक है, CS2 C डबल बॉन्ड O OCS3। ठीक है, OCS3 एक सिंपल सा एग्जांपल समझना। होगा क्या एक्चुअल में कंपेयर टू अगर नॉर्मल रेजोनेंस हम लोग कंसीडर करना चाहें कि ओवरऑल इस पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, देखते हैं हम इस चीज को। तो होगा क्या, देखो CS2 पे निगेटिव चार्ज है, ये भी इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, पहचान तो पा रहे हो ना, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन में कि ऐसे तो अगर मान लो आप जो है एक सिंपल सा एनालॉग लेना, ठीक है, क्या है कि एक पतली सी गली है, ठीक है, अगर उसमें जाना है, एंटर करना है 2 लोगों को, और जो है एक इस तरीके से रास्ता निकला हुआ है, मैं आपके सामने कुछ सिंपल सा एनालॉग रख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन को आप फ्लो करा रहे हो, मान लो कि एक आप गए इधर से साइकिल चलाते हुए गए और इधर से आपका दोस्त है, ठीक है, पड़ोसी जो था, दोनों को एक पतली गली से निकलना है एक टाइम पे, कार लेते गए, कार जो है आप लेके जा रहे हो, उधर घुस रहे हो, पता चला एक पॉइंट पे आके आपने जो है एक ही पॉइंट पे दोनों लोग आ गए। तब इसका इफेक्ट क्या होगा कि आप क्या करोगे, आपने इसके जो है थोड़ा सा जो है आपने रुकावट क्रिएट किया इसके लिए, अगर ये जाना चाह रहा था इस रूट से तो आपने क्या किया, थोड़ा सा इनहिबिट कर दिया इसके इफेक्ट को, ये इधर जाना चाह रहा था तो आपने इसके इफेक्ट को इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट मींस थोड़ा सा रोक देना, ठीक है, भले ये जो है दोनों जाके इफेक्ट को क्रिएट करें, बट यहां पे क्या केस हुआ कि ये रेजोनेंस में अगर ये CS2 माइनस का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी रेजोनेंस में जाना चाह रहा है, ये भी रेजोनेंस में जाना चाह रहा है। अब होगा क्या, इसका इफेक्ट ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा कि जो नेट रेजोनेंस का इफेक्ट है ना इस पे, इस वाले केस में CS2 माइनस का या CS3 माइनस का, बिकॉज ये आपस में एक दूसरे को जो है जाने नहीं दे रहे हैं, क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा जो इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस है इस केस के लिए डिक्रीज हो जाएगा। समझना इस बात को कि A अगर मैं इसको मानूं A, इसको मानूं B और इसको कंसीडर कर लेता हूं C, तो क्या बोला जा सकता है कि इवन की अगर नॉर्मल रेजोनेंस आप लेते, नॉर्मल रेजोनेंस मींस अगर आप इसको कंसीडर करते CS2, समझना इस बात को, डबल बॉन्ड CO और यहां पे मैं CS3 ग्रुप अटैच करा देता हूं, ठीक है, वैसे ही एक मैं केस ऐसे कंसीडर कर लेता हूं CS3 C डबल बॉन्ड O CS3, ठीक है। अब इस केस में समझना होगा क्या ओवरऑल कि A रहा ये B रहा, तो इसका भी रेजोनेंस कम हो जाएगा, A का रेजोनेंस कम हो जाएगा B की वजह से, और B का रेजोनेंस A की वजह से कम हो जाएगा। B रेजोनेंस में जाना चाह रहा है, A उसको थोड़ा सा इनहिबिट कर रहा है, थोड़ा सा स्टॉप कर रहा है, जैसे आपने जो है अपने दोस्त को किया और जो है दोस्त ने आपको भी कर दिया थोड़ा देर के लिए, टाइम तो लगेगा ना, राइट, कि पहले
कौन जाएगा उससे क्रॉस करेगा। यहां पे भी कुछ कहानी ऐसे ही है, इनको क्या है कि दोनों को रेजोनेंस में जाना है। तो ये जो पार्टिकुलर सिस्टम है, इस सिस्टम को थोड़ा सा इनहिबिट करेगा, इसके रेजोनेंस को कम कर देगा, और बी वाला ए के रेजोनेंस को कम कर देगा। किसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, जब ऐसा कुछ रेजोनेंस इसको इस तरह से क्रॉस नहीं मिलता। अगर ये हमारा सिस्टम ये होता, इसके साथ रेजोनेंस मान लो ये ए डैश होता, और इधर से मैं रेजोनेंस में जाना चाह रहा हूं, इस तरीके से ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये मैं कंसीडर कर लेता हूं बी डैश। तो मैं क्या बोल सकता हूं, समझना इस बात को कि ए डैश का जो रेजोनेंस होगा ना, ए डैश का जो रेजोनेंस होगा ए से ज्यादा होगा, ए डैश में रेजोनेंस ए से ज्यादा होगा। मतलब इसमें जो CS2 माइनस का रेजोनेंस जाना चाहिए CO के साथ में, वो कम हो जाएगा कंपेयर टू ए डैश, यहां पे ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं बी के बारे में भी बोल सकता हूं कि बी डैश का भी रेजोनेंस बी से ज्यादा होगा, बी डैश का जो रेजोनेंस है बी से ज्यादा होगा, बिकॉज तो ग्रुप तो सेम ही है, CO ग्रुप है, CO ग्रुप है। इस वजह से यहां पे मैं कंपेयर कर सकता हूं कि ए डैश का रेजोनेंस ए से ज्यादा, बी डैश का रेजोनेंस बी से ज्यादा। ठीक है, तो नॉर्मल रेजोनेंस, इवन ये नॉर्मल रेजोनेंस है आपके सामने, ये भी नॉर्मल रेजोनेंस है। तो विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन में कंसीडर कर रहा हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि नॉर्मल रेजोनेंस से भी इसका रेजोनेंस कम हो गया। लेकिन क्या ओवरऑल हर सिस्टम के लिए इफेक्ट डाला है? एक बार सी पे भी फोकस करो, सी पे भी फोकस करो। सी के केस में क्या है, अगर मैं इसको सी डैश ले लेता हूं, जस्ट एज्यूम करना सी डैश, इसको सी डबल डैश, ठीक है, जस्ट समझने के लिए इस बात को। अब होगा क्या इस केस में कि देखो, अब दोनों अपने आप को तो इनहिबिट कर दिए, थोड़ा सा रुकावट क्रिएट किए, लेकिन क्या होगा, इसकी जो है दोनों का जो अब रिजल्ट होगा ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा, इसमें जाके ऐड हो जाएगा, इसका भी रेजोनेंस इसमें ऐड होगा, इसमें भी आपस में डिक्रीज करे। जस्ट एज्यूम करो इसका 100 था, इसका 100 था। अब हुआ क्या, एक ने दूसरे को इनहिबिट करके इसको 70 कर दिया, एक ने दूसरे को इनहिबिट करके 70 कर दिया, बट नेट रिजल्ट तो 140 ही रहा ना। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड रखूं, जस्ट एज्यूम करो कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका 100 में रेजोनेंस हो रहा है, इसका 100 रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब सेपरेटली 100 हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि चूंकि आपस में क्रॉस कॉन्जुगेशन का इफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से इसका जो रेजोनेंस था 70 पे डिक्रीज हो गया, इसका भी 70 पे डिक्रीज हो गया, बट नेट जो रिजल्टेंट इसका इफेक्ट होगा वो तो इंक्रीज कर जाएगा ना, 70 + 70 140 हो जाएगा। तो वही केस हम लोग देख पाते हैं कि जो इस केस में रेजोनेंस है ना, फॉर द सी बॉन्ड के लिए इसका जो रेजोनेंस है कंपेयर टू सी डैश बोल दो एंड आर सी डबल डैश, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा सी का। यानी कि मैं इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल है कि मैं बोलूं कि नॉर्मल रेजोनेंस से क्रॉस कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं। वो मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि किस केस के लिए पूछा जा रहा है, कि नॉर्मल रेजोनेंस किस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए पूछा गया। अगर इसकी बात किया जाए तो जो है, अगर देखो तो आप जो है इस केस में क्रॉस कॉन्जुगेशन एक तरीके से इसके रेजोनेंस इफेक्ट को और ज्यादा डिक्रीज कर दिया। क्रॉस रेजोनेंस जो नॉर्मल रेजोनेंस होता है उससे जो है इसको कम कर दिया है। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए, सीओ की बात किया जाए, तो जो नॉर्मल रेजोनेंस है उससे तो बढ़ गया ना यहाँ पे केस। तो ये हम लोग इफेक्ट देख पाते हैं किसी भी सिस्टम के केस में। अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन आपको बताना है, ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स पे नहीं जा सकते हैं, पर्टिकुलर जो है एक हम लोग इस तरीके से नहीं मेंशन कर सकते हैं कि क्रॉस कॉन्जुगेशन विल बी मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल रेजोनेंस, ये नहीं बोला जा सकता है। आपको जो है ये क्लियर करना पड़ेगा कि किस सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है। अगर ये सिस्टम है तो फिर तो रेजोनेंस ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज कर गया। अगर ये सिस्टम की बात किया जाए, इसकी बात किया जाए निगेटिव चार्ज वाले को, तो रेजोनेंस कम हो गया, इसकी बात किया जाए तो रेजोनेंस कम हो गया। ठीक है, तो इसका मेजर एप्लीकेशन क्या, एक बात समझना, क्योंकि अभी तक हम लोग रेजोनेंस या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है ना, उसके हम लोग ने एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा भी डिस्कशन नहीं किया, बट यहाँ पे मैं एक जो है एप्लीकेशन को डिस्कस करना चाहूंगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको आइडिया जो है डिटेल हम लोग जो है जीओसी सेकंड में करेंगे, बट थोड़ा सा ये आइडिया मैं देना चाहूंगा। होता क्या है देखना, आप समझना इसको कि ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, फिर हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। ड्यू टू रेजोनेंस, ये एक तरीके से एप्लीकेशन। ड्यू टू रेजोनेंस क्या देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखो डबल बॉन्ड हम लोग को पता है कि जो है स्ट्रॉन्गर होता है और उसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है सिंगल बॉन्ड से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस केस में कि ड्यू टू रेजोनेंस आप क्या देखोगे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहा है। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो जो डबल बॉन्ड होगा ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। अब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा तो बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज कर जाना है उसका। जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा। यही तो हम लोगों ने बेंजीन के केस में देखा था कि बेंजीन के केस में क्या था कि सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना आया था 1.54
और डबल बॉन्ड लेंथ, अगर नॉर्मल बॉन्ड लेंथ कंसीडर किया जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो 1.33 आया था डबल बॉन्ड का, और सिंगल बॉन्ड 1.54 आया था। लेकिन ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है। बेंजीन के केस में बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने कि बेंजीन के केस में ना डबल बॉन्ड, उसके बीच का दिखा रहा है। तो सिंगल बॉन्ड ने थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किया, डबल बॉन्ड ने थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किया। तो ये मैं पॉइंट लिखता हूं मैं क्या, कि ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड गेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड गेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड गेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड डबल बॉन्ड गेन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल था हमारे पास बेंजीन के केस। ठीक है, नॉर्मली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। बट नाइदर 1.33 ऑब्जर्व किया गया बेंजीन के केस में, नाइदर 1.54 ऑब्जर्व किया गया। इन दोनों के बीच का एक था वैल्यू जो कि 1.40 एंगस्ट्रॉम था, ये ऑब्जर्व किया गया फॉर बेंजीन के लिए जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो यानी कि देख सकते हो कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किया, थोड़ा सा बढ़ा नहीं, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ा इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज किया। इसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज किया, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया, और इसके रिस्पेक्ट में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज किया। तो जो है ये तभी पॉसिबल है कि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। तो अब यही केस आता है कि जिसमें अगर मान लो कि रेजोनेंस ज्यादा होगा, जितने एक्सटेंट तक रेजोनेंस होगा उतने एक्सटेंट तक ये जो चेंजेस हैं हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उतने एक्सटेंट तक गेन करेगा, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतने एक्सटेंट तक गेन करेगा। तो ये जो फिनोमिना है ना, ऊपर वाला फिनोमिना, ये डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पे कि कितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इस मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, किसी के अंदर अगर रेजोनेंस ज्यादा है तो उतना ही वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। अच्छा, बॉन्ड लेंथ का जो रिलेशन होता है, देखो आप हुआ क्या इसकी वजह से, तो जो है बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। यही तो होगा कि अगर डबल बॉन्ड के प्रोस्पेक्टिव से बोला जाए तो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ तो क्या देखने को मिलेगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हो गया, और जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपका डिक्रीज हो गया, बॉन्ड एनर्जी तो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सिंगल बॉन्ड के प्रोस्पेक्टिव से जो सिंगल बॉन्ड था जो कि रेजोनेंस का पार्ट रहा, तो उस केस में क्या हुआ कि सिंगल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ आपका डिक्रीज हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, और बॉन्ड एनर्जी क्या हुई इस केस में, बॉन्ड एनर्जी आपकी इस केस में इंक्रीज हो गई। यही तो होगा जैसे यहां पे हुआ। ठीक है, तो यही रिजल्ट हम लोग जो है कई कई पे एप्लीकेशन, अभी मैं जस्ट मेंशन कर रहा हूं, और ज्यादा इसको फोकस हम लोग जब इसके जीओसी सेकंड में जाएंगे इस एप्लीकेशन को करेंगे हम लोग। क्या हुआ कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। तो ये चेंजेस हम लोग को देखने को, अब किसी से क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकता है आपको, चाहे वो बॉन्ड लेंथ से लेकर या बॉन्ड एनर्जी से लेकर या बॉन्ड ऑर्डर, किसी से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तब ये अब आप कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सभी टाइप के रेजोनेंस देख लिए। तो एक बार समझते हैं इस बात को। देखो यहां पे केस क्या है, CH2 माइनस, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OCH3। एक मैं एग्जांपल लेता हूं ये, ठीक है, आप इस आइडिया को समझना, यही सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूं, CH2 C डबल बॉन्ड O ACH3। ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, इस केस को भी मैं कंसीडर कर लेता हूं, या इन दोनों में ही कंपेयर करते हैं तो आसान रहेगा हमारे लिए समझना। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, व्हाट विल बी द कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है ये वाला, ठीक है, इसको मैं x मानता हूं, इसको y मानता हूं। ठीक है, मुझे कंपेयर करना है कि x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, समझना इस बात को, x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, किसको जो है हम लोग कंसीडर करेंगे। देखो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करो, इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली आ जाएगा। क्या मैंने बोला कि अगर जितने एक्सटेंट तक रेजोनेंस होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, जितने एक्सटेंट तक रेजोनेंस होगा। अब मैंने क्या बोला कि जब आप इस सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस तो क्या हो गया, कम हो गया है ना इस केस में। क्यों कम हुआ है, रेजोनेंस क्यों डिक्रीज गया है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि इधर से क्रॉस कॉन्जुगेशन जा रहा है।
तो ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इसमें इस वाले केस में रेजोनेंस कम हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अगर रेजोनेंस कम हो गया तो ये जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम गेन कर पाएगा, और ये जो है जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड कैरेक्टर ग्रेटर एक्सटेंट तक। मैंने ये बोला ना कि जितने एक्सटेंट तक रेजोनेंस होगा उतना ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। यहाँ पे भी कुछ केस ऐसा ही है कि जो ये सिंगल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहा है बट इसके रिस्पेक्ट में कम कर पाएगा। तो यानी कि ये जो आपका बॉन्ड है ये शॉर्टर हो जाएगा बिकॉज ये रेजोनेंस में ग्रेटर एक्सटेंट तक जाएगा, उतने एक्सटेंट तक ये नहीं जा पाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, ये है क्रॉस रेजोनेंस। इसका क्रॉस रेजोनेंस होना इसको जो है इसका जो रेजोनेंस है वो कम कर दे रहा है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई में रेजोनेंस ज्यादा है तो वाई में रेजोनेंस तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा तो वाई बॉन्ड लेंथ एक्स से कम हो जाएगा, एक्स तो ज्यादा होगा जाएगा ना। समझ पा रहे हो, ये आप क्रॉस कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देख पा रहे हो। ठीक है, ये तो वैसे रेजोनेंस का इफेक्ट है, उसमें हम लोगों ने क्रॉस कॉन्जुगेशन को मर्ज कर दिया। ठीक है, ये भी कंपेयर। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे, ठीक है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ए और बी पे। मान लो आपने बोला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ बताना आप। ए बॉन्ड लेंथ है इसका कार्बन ऑक्सीजन का और कार्बन ऑक्सीजन बी है। एक बार सोचो इस बात को। तो मैंने क्या बोला, देखो अब ये असल है कि रेजोनेंस में जा रहा है तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, और जितने एक्सटेंट तक रेजोनेंस होगा उतना ही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, और जो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। ठीक है, उतने एक्सटेंट तक। अब इस बात आइडिया को आप समझना कि मैंने क्या बोला कि जो क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है ना, तो उस केस में इसका रेजोनेंस बढ़ जाता है, इसके रेजोनेंस से इसके रेजोनेंस दोनों का समअप हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इस केस में ज्यादा होगा और इस केस में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा। तो जिसमें मैं बोला एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा उतना ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, और जिसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा उतना ही लेस वो, मतलब एक तरीके से मैं बोलूं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं क्लियरली कि ये बॉन्ड लेंथ और ज्यादा लॉन्गर होने वाला है कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें जब रेजोनेंस है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लिया। तो मैं ये यहाँ पे क्लियरली ये भी मैं बोल सकता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी। इस आइडिया को आप समझ पा रहे हो, ए इज ग्रेटर देन बी। ये तभी पॉसिबल है, ये किस तरीके से, जब ये क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, ड्यू टू दिस क्रॉस कॉन्जुगेशन इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। इसमें एक ही साइड से इसको रेजोनेंस में मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड तो जो है लॉन्गर हुआ, नो डाउट लॉन्गर हो जाएगा नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अभी भी वो शॉर्टर रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी। आपसे किसी तरीके का क्वेश्चन बना सकता है, वो चाहे बॉन्ड ऑर्डर को लेकर बोल दे या बॉन्ड लेंथ को लेकर पूछ दे, ऐसा भी केस हो सकता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करना, जस्ट मैं एक तो थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ इसमें, C डबल बॉन्ड O NH2 एक केस आप कंसीडर करना, और एक मैं ले लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस कार्बन नाइट्रोजन। मान लो आपने ये बोला, इसको B बोल दिए, तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, या बॉन्ड एनर्जी ले लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन A एंड B, कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ A एंड B कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन रखते हैं इस केस में। तो देखो ये चीज गया इस तरीके से क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा क्या कि दोनों एक दूसरे का जो कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो कम कर देंगे, रेजोनेंस कम कर देंगे, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। यहां पे चूंकि ऐसा क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा रहेगा। अब जितने एक्सटेंट तक ऑफ रेजोनेंस उतना ही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, बॉन्ड लेंथ जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यानी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किस केस में, तो देख लो बी वाले में आपने क्या किया, बोला कि जो है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इस वाले में ज्यादा है, इस वाले केस में ज्यादा है क्योंकि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिला। तो अगर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसमें ज्यादा है तो जो है बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या मैं क्लियरली बोल सकते हो आप कि बी जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा ये B इज ग्रेटर देन ये, कोई दिक्कत इसमें, B इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा सिंपली। तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन के कुछ एप्लीकेशन है जो हम लोग यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम क्रॉस कॉन्जुगेशन, ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूँ जहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले हैं, वो अगर लिखना चाहो ऐसा सिस्टम देखना, ठीक है, थोड़ा सा आप कंसिडर करना इसको। डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस है, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, इसी सिस्टम को हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन में रखेंगे। तो नेक्स्ट जो स्पेशल केस है रेजोनेंस का, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये जो है आगे हम लोग समझते हैं कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है। इसी को हम लोग SIR इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है,
इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या है बेसिकली हिस्टेरिक वगैरह का, इन सब का मीनिंग क्या है टर्म्स को, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग हिस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में एंटर करें, पहले ये समझ लेते हैं हिस्टेरिक वर्ड एक आता है हिस्टेरिक हिंड्रेंस, इसका मीनिंग क्या है। हिस्टेरिक हिंड्रेंस आप कई जगहों पे सुने होंगे। तो हिस्टेरिक हिंड्रेंस कब क्रिएट होता है कि दो मॉलिक्यूल्स और उनका साइज बल्कियर है। अब होगा क्या, बल्कियर साइज की वजह से उनके आपस में रिपल्सन होगा। जैसे मान लो कि आपने लिया हिस्टेरिक का मीनिंग होता है क्राउडनेस, इसका मीनिंग हुआ क्राउडनेस, और हिंड्रेंस मींस स्टॉप कर देना या थोड़ा सा उस प्रोसेस को स्टॉप कर देना, हिंडर कर देना, हिंडर मींस रोक देना। ठीक है, तो ये केसेस होता है हिंड्रेंस, क्राउडनेस की वजह से जो प्रोसेस में हिंड्रेंस आ रहा है उसको हम लोग हिस्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। कब क्राउडनेस होगा, मान लो कि दो एटम्स हो गए, व्हेन ये कब क्रिएट होगा, व्हेन टू एटम्स आर ग्रुप। हम लोग अभी हिस्टेरिक हिंड्रेंस से फोकस किए, देन हम लोग उसी के पार्ट को एक्सटेंड करेंगे और जो है जाएंगे हिस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में। तो व्हेन टू एटम्स आर ग्रुप आर overlapping each other and overlapping to each other means उनका जो वंडरवाल रेडियाई है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो when two atoms are group are overlapping to each other and create hindrance, ठीक है, तब इन दैट केस क्या होगा कि इसको हम लोग बोलेंगे ड्यू टू स्पेशियल क्राउडनेस। ये हम लोग बोलते हैं स्पेशियल क्राउडनेस मींस एक स्पेस है, मॉलिक्यूल्स को एक स्पेस में रहना है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक दूसरे को रिपल्सन क्रिएट करें, किसकी वजह से, ड्यू टू इट साइड, क्रिएट हिंड्रेंस। तो टू एटम्स ग्रुप आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर एंड क्रिएट हिंड्रेंस ड्यू टू इट्स बल्कियर साइज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कियर साइज। मीनिंग क्या होगा कि मान लो कि दो ग्रुप है, जैसे मैं बेंजीन का एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे मैंने ए लगा दिया और यहां पे बी। अब इनका साइज क्या है, बल्कियर है, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहेंगे। अब हम लोग को पता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब एक मुझे बात बताया जाए कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इनके बीच में तो रिपल्सन होना जो है एक तरीके से बनता है कि एक दूसरे को ये रिपल करना चाहेंगे। इसका इस ग्रुप का कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, स्फेरिकल मैंने बनाया बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होगा, और इस ग्रुप का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। अगर ये दोनों बल्कियर है, इफ दिस टू आर बल्कियर ग्रुप विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे पे रिपल्सन क्रिएट करेंगे, विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि एक प्लेन में तो रहना मुश्किल है। अब मॉलिक्यूल क्या है कि ये 2 डायमेंशन स्पेस में इसको रखा गया, 3 डायमेंशन स्पेस का भी यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि ये sp2 है। अब होगा क्या कि बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग ऑफ, यहां पे क्या हो रहा है कि जो इनका वंडरवाल रेडियाई है ना वो ओवरलैप कर रहा है। क्यों कि बल्कियर ग्रुप विल रिपेल ईच अदर, इसके पीछे रीजन यही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों, बिकॉज टू बल्कियर ग्रुप्स आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ठीक है, जो इनका वंडरवाल रेडियाई है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये जो रिपल्सन है इसी को हम लोग हिस्टेरिक रिपल्सन वर्ड भी बोलते हैं। हिस्टेरिक मींस ड्यू टू इट्स बल्कियर साइज, क्राउडनेस की वजह से जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। अब इस रिपल्सन की वजह से जो प्रोसेस में हिंड्रेंस आएगा उसको बोला जाएगा हिस्टेरिक हिंड्रेंस। तो मैं ये इसको क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज इसका हिस्टेरिक इनहिबिशन से बिल्कुल लेना देना है। जो साइज फैक्टर है इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि साइज ऑफ ग्रुप या एटम्स किस तरीके से जो रेजोनेंस पे इफेक्ट डालते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। SIR इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। GOC सेकंड में जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो दोबारा वो चीजें डिस्कशन में रखेंगे, बट यहाँ पे जस्ट एक बार देख लेते हैं कि हिस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है क्या। ठीक है, तो उस चीज को समझते हैं। क्या होगा समझना, क्या इसका मीनिंग है, SIR इफेक्ट का मीनिंग क्या है, या हिस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मीनिंग क्या है। टर्म्स में इसका डिफिनीशन भी छुपा हुआ है। इसका जो हम लोग टर्म्स ही बोल रहे हैं हिस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसी में इसका टर्म्स भी सुना हुआ है, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस, हिस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या मीनिंग हुआ कि रेजोनेंस वाले जो इफेक्ट है उसको इनहिबिट कर दिया गया, यानी रोक दिया गया ड्यू टू हिस्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू इट्स हिस्टेरिक फैक्टर। जो हिस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ मतलब रेजोनेंस है उसको इनहिबिट कर दिया गया। इनहिबिशन मींस स्टॉप कर देना,
या डिमिनिश कर देना रेजोनेंस को, ठीक है, किसकी फैक्टर की वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से। अब होता क्या, इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तब समझते हैं इसको कि किस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस जो है एक तरीके से उसकी जो स्टेरिक है फैक्टर वो रेजोनेंस को किस तरीके से इनहिबिट करेगा। मींस एक तरीके से बोल सकते हो इंटरप्शन अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं इसका कि इंटरप्शन इन रेजोनेंस, ठीक है, इंटरप्शन इन रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर जो है इसका रेजोनेंस इनहिबिट कर दिया गया। ये एक लाइन में बोला जा सकता है, वैसे ही समझ में आ रहा है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। समझना इस बात को क्लियरली आप कि क्या होगा इस केस में कि अगर बेंजीन 1 का इफ देखना कहां पे आकर होगा, पहले तो ये समझ लेते हैं, उस सिस्टम को जानना जरूरी है जहां पे ही हम लोग जिसके सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं SIR इफेक्ट, ठीक है। इफ ऐसे समझना इन 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब अर्थो वाले केसेस हो जाए, एक दूसरे से अर्थो पोजीशन पे है, इस वजह से कभी कभी इसको अर्थो इफेक्ट भी बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जब इसका एप्लीकेशन पार्ट हम लोग कवर करते रहेंगे। तो इन 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन 2 ग्रुप्स, जो ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, 2 ग्रुप्स जो प्रेजेंट है 1,2 पोजीशन पे, ग्रुप्स, ठीक है, रिपेल ईच अदर ड्यू टू इट्स बल्कियर साइज, ड्यू टू इट्स बल्कियर साइज। क्या करते हैं दोनों ग्रुप, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ड्यू टू इट्स बल्कियर साइज, ठीक है। ये तो रहा रिपल्सन की बात। होगा क्या, इस रिपल्सन का मतलब क्या, रेजोनेंस से क्या लेना देना है, तो देखो इसका बिल्कुल लेना देना है रेजोनेंस से। अब क्या होगा कि ड्यू टू दिस रिपल्सन ठीक है, रिपल्सन ग्रुप्स जो है, ड्यू टू दिस रिपल्सन ग्रुप goes out of the plane, ठीक है, ग्रुप goes out of the plane एंड अब अगर मान लो ग्रुप goes out of the plane चला गया, फिर क्या होगा, हम लोग को पता है कि रेजोनेंस के लिए जो क्राइटेरिया नेसेसरी है उसमें एटम को एक प्लेन में रहना जरूरी है, एक प्लेन में रहेगा तभी तो पैरेलल p ऑर्बिटल बनेगा, अदरवाइज एक प्लेन में जो है नहीं रहेंगे तो जो है रेजोनेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या होता है, ड्यू टू दिस रिपल्सन ग्रुप गोज आउट ऑफ द प्लेन एंड प्लेनारिटी विथ बेंजीन लॉस्ट, प्लेनारिटी विथ बेंजीन है वो लॉस्ट कर देता है, ठीक है। एंड अगर प्लेनारिटी लूज कर दिया तो जो ग्रुप अगर रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस कैसे काम कर पाएगा, तो जिसका इफेक्ट क्या पड़ता है ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या देखें कि इन 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर ऐसे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, 2 ग्रुप्स आर रिपेल ईच अदर ड्यू टू इट्स बल्कियर साइज होना जरूरी है। ड्यू टू दिस रिपल्सन ग्रुप गोज आउट ऑफ द प्लेन एंड प्लेनारिटी विथ बेंजीन रिंग लॉस्ट, थोड़ा सा कम होगा, लॉस्ट आप वर्ड यूज कर सकते हो, डिमिनिश्ड होगा। एंड रेजोनेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजोनेंस विल डिमिनिश्ड, ठीक है, प्लेन में ही नहीं होंगे तो जो है रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस विल डिमिनिश्ड एंड दिस फिनोमिना, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, एंड दिस फिनोमिना is called as इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि SIR। समझे आप बात को, नहीं समझे, जैसे समझो आप एक ग्रुप मैंने ऐसे लगाया, ठीक है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, इसको समझना, COH, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब केस क्या है, देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम बेंजीन का इसके साथ रेजोनेंस में, CO के साथ में, मींस इस कार्बन और इस ऑक्सीजन को सेम प्लेन में रहेगा तभी तो पैरेलल p ऑर्बिटल बनाएगा। विजुलाइज कर पा रहे हो, ये p ऑर्बिटल बोर्ड के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल ऐसे बनेगा तभी तो इसमें रेजोनेंस अकर होगा। अब हुआ क्या कि इन दैट सिनेरियो अब थोड़ा सा इसमें मैंने क्रिएट करना चाहा तो मैंने अर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया, कोई बल्कियर ग्रुप R ग्रुप मैंने लगा दिया।
अब होगा क्या कि बिकॉज ऑफ दिस आर इसमें रिपल्सन क्रिएट होगा। अब इस रिपल्सन की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, क्योंकि रिपल्सन को भी मिनिमाइज करना है ना इसको। तो अगर मान लो यहाँ पे आर ग्रुप है तो आर ग्रुप की वजह से इसमें रिपल्सन क्रिएट होगा। अब इस रिपल्सन की वजह से जो ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन जाना चाहेंगे। अब प्लेन में जाने का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ड्यू टू दिस रिपल्सन ग्रुप गोज आउट ऑफ द प्लेन, प्लेनारिटी विद द बेंजीन लॉस्ट एंड द रेजोनेंस विल डिमिनिश। रेजोनेंस कम हो जाएगा। रेजोनेंस जो इस डबल बॉन्ड का बेंजीन के साथ रेजोनेंस है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वो इफेक्ट जो है एक अच्छा खासा इफेक्ट हम लोग देख पाते हैं, खासकर जब हम लोग SIR इफेक्ट जिसमें ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसमें ये इफेक्ट बहुत ही एक तरीके से डोमिनेटिंग वे में काम करता है। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जी इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं SIR इफेक्ट, यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का इनहिबिट का हो जाना या रुक जाना ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं विजुअलाइज कराना चाहूंगा। इसको आपको जस्ट ये समझना, आपके सामने ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल है। मैंने ये बेंजीन तो नहीं, साइक्लोहेक्सेन का रूप दे दिया, बट समझो, बस एज्यूम करना बेंजीन है और यहाँ पे ऐसे ऐसे पाई बॉन्ड है। अब होगा क्या कि देखो इस आइडिया को समझना कि ये जो पाई बॉन्ड है ना आपके सामने, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होगा। ठीक है, ये बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होंगे ये सभी के साथ रेजोनेंस में होगा। अब इफेक्ट क्या होगा देखना, इस इफेक्ट को समझना। ये होगा क्या बेसिकली कि जब तक ये प्लेन में है, मान लो कि यहाँ पे बल्केर ग्रुप में निकाल देता हूँ, बल्केर ग्रुप अभी प्रेजेंट नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, अच्छे से ये बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। इस तरीके से रेजोनेंस अकर हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि मान लो कि मैंने बल्केर ग्रुप लगा दिया, कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पे लगाओ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑर्थो पोजीशन पे होगा क्या कि दिस विल क्रिएट रिपल्सन। अब इस रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा, ये गोज आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे आउट ऑफ प्लेन चला जाए या किसी साइड में जाए। तो इस केस में क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड की प्लेनारिटी है ना इस बेंजीन रिंग के साथ में, वो लॉस्ट कर जाएगा। और इसी का इफेक्ट क्या देखने को मिला है कि ड्यू टू दिस रिपल्सन जो है रेजोनेंस है वो आपका जो है स्लाइटली डिमिनिश्ड कर जाएगा। ये ऐसे केस था जब ये प्लेन था, मान लो रिपल्सन नहीं था, ये ग्रुप नहीं था रिपल्सन में, तब तक ये जो है अच्छे से रेजोनेंस में जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये ग्रुप आया सेकेंड पोजीशन पे, ड्यू टू रिपल्सन, ये जो रिपल्सन काम कर रहा है, इस रिपल्सन की वजह से ये गोज आउट द प्लेन, ये भी आउट ऑफ प्लेन चला गया। ठीक है, तभी ये अब गोज आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो ये पाई बॉन्ड कहीं और भाग रहा है, इसके साथ पैरेलल कहां p ऑर्बिटल बना पाएगा, p ऑर्बिटल तो बेंट हो गया ना। तो यही केस हम लोग देख पाते हैं कि ड्यू टू दिस रिपल्सन जो इनहिबिशन है आपका स्टेरिक रेजोनेंस का, वो हो जाता है यहाँ पे केस। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू दिस रिपल्सन, ड्यू टू दिस रिपल्सन रेजोनेंस इनहिबिटेड, रेजोनेंस कम हो जाएगा। रेजोनेंस इनहिबिटेड, इसी फैक्ट को, इसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब ये होता क्या है कि ये हम लोग दो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के बीच में मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तभी देखा जाएगा, तो इसलिए कभी कभी इसको नाम ऑर्थो इफेक्ट दे दिया जाता है, बट बाद में इसको देखा जाएगा इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ऑर्थो इफेक्ट से रेदर इसको आप SIR इफेक्ट ही कंसीडर करो। ऑर्थो इफेक्ट का भी और पार्ट भी आएगा, बहुत सारे ऑर्थो इफेक्ट में दो चीजें कंसीडर करते हैं। बाद में एक स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन भी आएगा जो हम लोग GOC सेकंड में कवर करेंगे, तो वहां पे इस SIR कवर करने के बाद हम लोग SIP में जाएंगे। तो एक बार और चीजें ये समझने में आएगा जब इसका एप्लीकेशन लिया जाएगा। तो कॉल्ड SIR इफेक्ट या कभी कभी इसको ऑर्थो इफेक्ट भी नाम दिया जाता है, बिकॉज ऑर्थो ग्रुप के बीच में ये रिपल्सन क्रिएट होगा। मेटा पोजीशन पे होगा तो कोई रिपल्सन नहीं क्रिएट होगा। अगर इसको आप मेटा या पैरा पे लगा दो, मेटा या पैरा पे लगा दो, तब तो ये इनके बीच में इतनी दूरी है कि ये रिपल्सन करने लायक नहीं है, तब ये इजिली इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये जो पाई बॉन्ड है इजिली इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। तो इन दैट केस ये रिपल्सन क्रिएट ही नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, इस केस में ये रिपल्सन अच्छा खासा रिपल्सन क्रिएट करेगा, और इतना अच्छा खासा कि इसको जो है इसका जो रेजोनेंस है वो थोड़ा सा डिमिनिश कर जाएगा, थोड़ा सा खा जाएगा इसके रेजोनेंस को, इसको आउट ऑफ प्लेन भेजेगा, और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन गया इसका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया यही है कि मॉलिक्यूल का जो एटम जो भी इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, जो एटम दे शुड रिमेन इन वन प्लेन। अगर एक प्लेन में नहीं है तो फिर इन दैट केस रेजोनेंस नहीं हो सकता है। मतलब अगर प्लेन में है तभी पैरेलल p ऑर्बिटल, कनेक्टेड पैरेलल p ऑर्बिटल जनरेट होंगे। तो जो भी हम लोग का सिस्टम डिस्कशन में आया था उसमें रेजोनेंस तभी
पॉसिबल हो पा रहा था बिकॉज उसमें जो है पैरेलल p ऑर्बिटल मैंने वर्ड यूज किया था, उसकी जगह पे आप ये भी बोल सकते हो कि एटम लाइज इन वन प्लेन, तभी ये पैरेलल p ऑर्बिटल वाला कंडीशन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो है थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा, तो जितना ट्विस्ट होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस क्रिएट होगा। तो यही केस हम लोग आगे थोड़े और नोट्स पॉइंट इसमें मेंशन करते हैं, इतना अभी आप लिख लो, फिर आगे हम लोग जो है इसी पे थोड़े से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ पॉइंट आप लिखना रिगार्डिंग SIR इफेक्ट, नोट्स में मेंशन करना, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। जो मैं नोट्स में देता हूं उससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो कि क्या SIR इफेक्ट हर केस में देखने को मिलेगा, हर केस में रेजोनेंस इनहिबिशन होगा, जो भी ग्रुप अटैच्ड है अगर रेजोनेंस में है हर केस में SIR इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि SIR इफेक्ट के लिए बेसिक रीजन क्या है, उनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन होना चाहिए। अगर मान लो ग्रुप इतना छोटा हुआ, स्मॉलर हुआ, तो इन दैट केस कैसे देख पाओगे, स्टेरिक फैक्टर ही नहीं आएगा। तो जब स्टेरिक नहीं आएगा तो इनहिबिशन नाम का कोई टर्म ही नहीं आएगा, यानी कि उस केस में SIR इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो यानी कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है नेसेसरी फॉर द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एक तो ग्रुप का बल्कियर होना, और एक मैं और क्राइटेरिया जोड़ रहा हूं कि V शेप्ट का होना चाहिए, तभी वो एक तरीके से जो है क्रिएट करेगा। V शेप्ट में होने पे जो है इजिली वो रिपल्सन की वजह से आउट ऑफ प्लेन जा सकता है, मतलब आउट ऑफ प्लेन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रुप है किस पे रेजोनेंस इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ऑब्जर्व किया जा सकता है, किस वाले ग्रुप पे ऑब्जर्व किया जाता है, उसका मैं क्राइटेरिया दे रहा हूं, किसके द्वारा नहीं, किस पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा, इफेक्ट किस पे देखा जाएगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ग्रुप which are bulkier and V-shaped, groups which are bulkier and V-shaped, या जो है ठीक है, groups which are bulkier and V-shaped observe have, ऐसे लिख सकते हो, have SIR इफेक्ट by another group, ऐसे लिख लो, ठीक है। ग्रुप्स विच आर बल्कियर इन V shaped have SIR इफेक्ट by another group, ठीक है। समझना इस बात को, मैं बोल रहा हूं कि ये जो कि रेजोनेंस में था और यहां पे मैंने B लगा दिया, ए के लिए क्या, अगर मान लो ए रेजोनेंस में था, बी ऐसा कोई ग्रुप, जस्ट एक मैंने साइड ग्रुप रखा हुआ है, ये इसके साथ रेजोनेंस में था, अब क्या हुआ कि इसका बल्कियर होना जरूरी है। ये अगर ग्रुप बल्कियर नहीं है तो फिर इन दैट केस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं देख सकते। साथ साथ में मैंने क्या क्राइटेरिया लिख दिया कि ये V शेप्ड होना चाहिए, बल्कियर भी और V शेप्ड भी। बल्कियर ऐसा ग्रुप, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है इसमें, देखोगे आप COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इन दैट केस आप स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखोगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रुप आपने ABCD अननोन कोई भी लगा दिया, आप उस केस में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखोगे, SIR इफेक्ट ऑब्जर्व करोगे, SIR इफेक्ट। और भी है कुछ, ठीक है, और भी केस है, बल्कियर भी है और साथ साथ में V शेप्ड भी रखा हुआ है। ये V शेप्ड आपको दिख रहा होगा, ऐसे V शेप्ड भी है। अच्छा, और भी ग्रुप है, हाँ एक और ग्रुप मैं बना देता हूँ, नाइट्रो, ये भी ग्रुप है जिसके अंदर आप SIR इफेक्ट देख सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे होना भी तो चाहिए, अर्थो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ग्रुप A अटैच्ड है, यहाँ पे भी आप SIR इफेक्ट देखोगे। होगा क्या SIR इफेक्ट की वजह से, ये जो डबल बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में ना थोड़ा सा ये ट्विस्ट कर जाएगा और इसकी वजह से रेजोनेंस इसका इनहिबिट हो जाएगा, रेजोनेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दोनों क्राइटेरिया चेक कर लेना आप। बहुत लोग इसको गलती क्या करते हैं कि या तो V शेप देख लिया या बल्कियर शेप देख लिया, इनका रेजोनेंस में भी तो होना जरूरी है, रेजोनेंस में है ही नहीं तो फिर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है। तो ग्रुप्स व्हिच आर इन द रेजोनेंस आर बल्कियर एंड V शेप्ड हैव SIR इफेक्ट बाय अनदर ग्रुप, ये भी कंडीशन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज SIR इफेक्ट का मीनिंग क्या रहेगा। अगर यही वाला जो A ग्रुप है ये रेजोनेंस में नहीं है तो फिर इन दैट केस मीनिंग क्या रहेगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली लगा दे, मतलब एक तरीके से वो लोग क्या बोलेंगे कि ये ग्रुप V शेप्ड है तो यहाँ पे भी SIR इफेक्ट काम करना चाहिए। OH ग्रुप मैंने लगा दिया है यहाँ पे, बोलेंगे कि V शेप्ड आपने बनाया है सर, क्या इसको भी जो है SIR इफेक्ट में नहीं, इसमें नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्यों? इसमें SIR इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व, SIR इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व। क्यों ऐसा होगा बताओगे क्यों? SIR इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व, इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज वेरी सिंपल। क्या मैंने बोला कि बल्कियर होना जरूरी है,
ये रेजोनेंस में है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन ये ग्रुप उतना बल्कियर नहीं है कि इस पर्टिकुलर इफेक्ट को जनरेट कर सके, SIR इफेक्ट को। ठीक है, तो इस पे SIR इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है। कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा दो, कोई भी बल्कियर से बल्कियर ग्रुप लगा दो, इसमें बहुत ही कम एक्सटेंट तक SIR इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आता है एनिलीन वाला। एनिलीन वाला भी लोग कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं कि सर यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखा जा सकता है क्या इस केस के लिए। एनिलीन के केस में मान लो आपने यहाँ पे ए ग्रुप अटैच करा दिया, कैन यू ऑब्जर्व SIR इफेक्ट? नहीं, इसमें नहीं ऑब्जर्व करोगे। नो डाउट ये वी सेप्ड है, लेकिन यहां पे ये बल्कियर नहीं है, नॉट बल्कियर। ठीक है, नॉट बल्कियर। अगर बल्कियर नहीं है तो SIR इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, SIR इज नॉट ऑब्जर्व। एनिलीन के केस में भी आप SIR इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, SIR इज नॉट ऑब्जर्व इन दिस केस। अच्छा, इसको बल्कियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बना सकते हो। करना क्या होगा कि इस हाइड्रोजन को हटा के आप जो है कुछ ग्रुप अटैच करा दो सच दैट कि ये बल्कियर आ जाए, नाइट्रोजन CH3। क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए था, बल्कियर चाहिए था और वी सेप्ट चाहिए था। मैंने क्या किया, ये बल्कियर नहीं था तो इसको CH3 से या R ग्रुप से लगा के इसको बल्कियर बना दिया। R ही मान लो, यहाँ पे R में से हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ गए, यहाँ पे मिथाइल इथाइल जो भी ग्रुप है इसके साथ अटैच हो गया। अब ये ग्रुप बल्कियर हो गया। जैसे ये ग्रुप बल्कियर होगा, क्योंकि अब इस केस में वी सेप्ट तो है ही, वी सेप्ट है और बल्कियर हो गया, तो SIR इज ऑब्जर्व। इसमें SIR आप ऑब्जर्व करोगे। उसका इफेक्ट कब होगा, जब यहाँ पे ए ग्रुप अर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, और जैसे ये ग्रुप आएगा इसका जो रेजोनेंस है वो स्लाइटली कम हो जाएगा। बेंजीन के साथ में जो लोन पेयर का रेजोनेंस है, इसके साथ जो रेजोनेंस अकर हो रहा होगा, ये थोड़ा सा डिमिनिश्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन, ड्यू टू दिस रिपल्सन। समझ में आती है इतनी बात? ड्यू टू दिस रिपल्सन ये इनहिबिट हो जाएगा। तो ग्रुप्स व्हिच आर बल्कियर एंड वी सेप्ट हैव द SIR इफेक्ट बाय अनदर ग्रुप, जो कि अर्थो सब्स्टिट्यूटेड, अनदर ग्रुप एट अर्थो पोजीशन, एट अर्थो पोजीशन। समझ में आती है इतनी बात? एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग इसी में इंपॉर्टेंट, कि SIR इफेक्ट का एक्सटेंट कितना होगा, किसमें SIR इफेक्ट ज्यादा काम करेगा। ठीक है, SIR इफेक्ट मान लो किसी ग्रुप पे काम कर रहा है, तो SIR इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू किसके, ये बोला जा सकता है साइज ऑफ ग्रुप। जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना ही उस पे SIR इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये मतलब बी की मैं बात करूं, मान लो आपने एक ग्रुप आपने सिलेक्ट किया, COH है जिस पे काम कर रहा है, तो जिस पे साइज जिसका बड़ा होगा ना ग्रुप का, उतना ही रिपल्सन क्रिएट करेगा। अगर साइज आप बढ़ाते गए, यहाँ पे आपने रखा है मिथाइल, ठीक है, आप इसको हटा के इथाइल रख दिए तो और ज्यादा रिपल्सन होगा, और बल्कियर हो गया। प्रोपाइल रख दिए तो और ज्यादा रिपल्सन होगा। तो यही केस होता है कि जैसे जैसे अगर आप साइज बढ़ाते जाओगे इस केस में, जो किसका, बी ग्रुप का, तो इन दैट केस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन बढ़ रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। तो SIR इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ग्रुप एट अर्थो पोजीशन। जो ग्रुप है इस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन उतने एक्सटेंट तक नहीं। इस पे तो SIR इफेक्ट देख ही रहे हैं, इसका बल्कियर साइज पहले ही बोले, तो साइज ऑफ ग्रुप एट अर्थो पोजीशन, कौन सा ग्रुप अटैच है अर्थो पोजीशन पे, उसके साइज पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ, यहाँ पे COH ग्रुप है, दिस इज आवर COH ग्रुप, और यहाँ पे मैंने मिथाइल रखा। ठीक है, अब इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे रख दिया इथाइल ग्रुप, COH, और यहाँ पे रख दिया इथाइल ग्रुप। अब आपसे पूछता है कि इस केस में बताना आप कि SIR इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, समझना इस बात को। COH, ठीक है, COH, और इसको मैं लगा देता हूँ CH3, समझ पा रहे हो? ये बल्कियर ग्रुप होते गया है, यहाँ पे मैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दूं। ठीक है, जैसे ही ग्रुप का साइज बड़ा होते जाएगा वैसे ही स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बढ़ते जाएगा, क्योंकि और ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा ना, और उसको आउट ऑफ प्लेन भेजेगा कि जाओ आउट ऑफ प्लेन, और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन जाएगा जो रेजोनेंस है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि साइज इसका छोटा है, जैसे गया बड़ा होते गया साइज, ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा साइज हो गया। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ जो रेजोनेंस है वो भी बढ़ते जाएगा। तो अगर बोलता है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ SIR इफेक्ट, इस केस में क्लियरली क्या बोल सकते हो आप, ये ग्रेटर देन दिस, ये लेस देन दिस, ये ऑर्डर जाएगा आपका। ठीक है, जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, COOH, यहां पे मैं फ्लोरीन लगा देता हूं, COOH, ठीक है, यहां पे मैं क्लोरीन लगा देता हूं, COOH ब्रोमीन, और यहां पे मैं लगा देता हूं COH आयोडीन।
बताना इसमें SIR इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा इस केस में। समझ पा रहे हो आप? साइज किसका बड़ा है? आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। दिस इज ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस। सिंपल सा केस है। किसका ऑर्डर है? ये ऑर्डर है SIR इफेक्ट का। ठीक है, तो ये कैसे होता है, SIR इफेक्ट कैसे अल्टर किया जा सकता है? तो दो इंपॉर्टेंट नोट्स निकल के आते हैं। एक तो ग्रुप जिसको आप कंसीडर करो, जिस पे SIR इफेक्ट देख रहे हो, उसका बल्कियर और वी शेप होना जरूरी है, और मोर इंपॉर्टेंटली उसको रेजोनेंस में भी होना जरूरी है, अदरवाइज फिर मीनिंग नहीं रह जाता है SIR इफेक्ट का। तो ग्रुप शुड बी इन द रेजोनेंस, बल्कियर साइड हो जाए, वी शेप हो जाए, तब SIR इफेक्ट आप देखोगे। दूसरा केस क्या है कि SIR इफेक्ट कैसे चेंज होगा? तो साइज ऑफ द ग्रुप जो कि ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है उस पे डिपेंड करेगा कि उसका साइज कितना है। इसका बहुत ही एक्सटेंट तक रिजल्ट आता है, जैसे कि इसका जो SD की स्ट्रेंथ हो गया, हम लोग जब कंसीडर करते हैं COS का, बेंजोइक एसिड का, इसको बेंजोइक एसिड हम लोग बोलते हैं, तो बेंजोइक एसिड का जब SD की स्ट्रेंथ लेना रहता है तब वहां पे कंसीडर करते हैं, बोलते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। किसी भी विथ रिस्पेक्ट टू अब कि कोई भी आप ग्रुप अटैच करा दो तो उससे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ये अभी हम लोग डिस्कशन नहीं रखेंगे, अभी पहले आप सभी इफेक्ट को समझ लो, तभी जो है हम लोग उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझेंगे। अभी मैं एप्लीकेशन पार्ट में नहीं जाना चाह रहा हूँ, सच दैट जब हम लोग GOC सेकंड में जाए ना तो जो है इन चीजों को रिवाइज करते चले, इन चीजों को एक बार फिर से जो है ध्यान में आए कि हाँ सर ने SIR इफेक्ट पढ़ाया था, यहाँ पे इसको काम करना है, अप्लाई करना है। तो वहां में क्या होगा कि एक बार चीजें आपको फिर से जो है रिविजिट होते जाएंगी कि हाँ ये आपने GOC 1 में देखा था, इसको अब अप्लाई करेंगे GOC सेकंड में। तो अभी मैं इसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको जो है जब मैं कंसीडर करूंगा तो SD की स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड पे डिस्कशन जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस वन एनिलीन पे जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ जो है एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स वगैरह पे जाएगा। तो ये सभी वहां पे डिस्कशन का पार्ट बनेगा। अभी केवल आप समझ लो कि है क्या एक्चुअल में SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कैसे काम कर रहा है, किस केसेस में काम कर रहा है, ये बस अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन पार्ट में तो ये डिस्कशन को ओपन करेंगे कि हाउ दिस SIR इफेक्ट जो है अफेक्ट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपाउंड, कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि ये वहां पे सिग्निफिकेंट पार्ट रहेगा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। तो वहीं पे यहाँ पे डिस्कशन को फिर से हम लोग रीओपन करेंगे और वहां पे फिर से SIR इफेक्ट पे जस्ट एक थोड़ा सा जो है आइडिया फिर से रखेंगे और फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का जो नेक्स्ट इफेक्ट है, यानी कि स्पेशल इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस में, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस जो कि SIR इफेक्ट है, और जो है इसी पे हम लोग इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो है एक और भी स्पेशल केस देखेंगे, दैट इज द एरोमेटिसिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हम लोग का इफेक्ट रहेगा फॉर द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस रहेगा, जो हम लोग के डिस्कशन का पार्ट बनेगा। बहुत बार जेईई में उससे क्वेश्चन पूछा गया, और हम लोग जो है एटलीस्ट 2 to 3 लेक्चर हम लोग डिस्कशन पे रखेंगे एरोमेटिसिटी पे, ताकि हम लोग को चीजें एटलीस्ट सभी चीजें क्लियर होती जाए कि कौन कौन से सिस्टम को एरोमेटिक में कंसीडर करते हैं, क्या रीजन है एरोमेटिसिटी दिखाने का, और रेजोनेंस से वो कैसे लिंक्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।